आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ, मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ क्योंकि वह बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर भी था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, मेरा दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बारे में पता था और वह मेरी तरह ही चिंतित थे और बोली कि अगर आज भी ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो। मैं पहले से ही बहुत चिंतित हूँ। आप सभी मेहमान आ गए हैं। पिछली बार देश में महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार उत्साह के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से दूसरी शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इससे बहुत खुश था। कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली वाली पत्नी से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे खुश तो होना ही था। सर्दी का मौसम था। ज्यादातर मेहमान घर में ठहरे थे। समारोह बाहर चल रहा था। नाच गाना चल रहा था। लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है। मुझे लगता है कि उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी नई शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है। कॉफी सॉफी पिला दो और फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वह थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को अपनी शादी का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए थे। सुबह उठकर तैयार भी होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं। हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी। सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा सलाह मशवरा कर लूं। लेकिन उन्होंने मुझे ही बातें सुना दी और फिर उसने खुद ही कहा, अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाओ। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास बैठ गई और कहा, बेटा तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो। तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए तुम मुझे पसंद आई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप यह क्या कह रही हैं। मैंने कहा, अगर मेरा बेटा उल्टा सीधा कहता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे में ही रखना। सुबह मुझे बता देना। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने में कोशिश करूंगी। मैं थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रात वैसे भी बहुत शांत होती है, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिरकार मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार देख रही थी घड़ी की ओर। काश सुबह जल्दी होती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक जोर से चीख सुनी। उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गईं। यह एक लड़की की चीखने की आवाज़ थी। वह लड़की कौन हो सकती है, मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी।
वह घर से बाहर भागना चाहती थी। जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया? सब उसको संभालने लगी, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी के छींटे बगैर मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू पानी के छींटे मारने के बाद भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल लेकर जाना चाहती थी क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। बेचारी बच्ची किसी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माता पिता को भी बुला लिया गया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सुलूक किया गया है। वह सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल हर तरफ थे और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वह कमरे में नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि कोई चीज़ टूटी फूटी है या उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा अरविंद कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे ही बहू की फिक्र हो रही थी। 2-3 घंटे के बाद अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारे ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या क्या जवाब दूंगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, धार में जाए आपकी ये रस्में, मैं आपके घर पर एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है और ना ही कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। यह तो पहले भी हो चुका है, जब अरविंद की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वह मेरी पसंदीदा लड़की थी। वह मेरे बेटे की दोस्त थी और वह उसे बहुत पसंद करती थी। मैं उसे बहुत खुशी से अपने घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। वह एक अमीर पिता की बेटी थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका आना जाना अच्छा लगता था। कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि जैसे वह अरविंद को पसंद करने लगी है और शायद इसलिए रिश्ता भेजा था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ ऐसा ही हुआ था। शादी की पहली रात को ही वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी। उसके बाद मेरे बेटे का शक्ल देखने से भी मना कर दिया। सबने उसे बहुत समझाया था कि बेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बार सोच लो, लेकिन उसने कहा था कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वह भी कह रही थी कि अगर मैंने नहीं रहना तो मैं नहीं रहूँगी आपके बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछताछ करेंगे, उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। अरविंद घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप साध ली थी कि कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप अरविंद को भला बुरा कह रहे थे और धमका कर चले गए। अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने न कट गई थी। हमारी लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन अरविंद अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अरविंद के पिताजी पहले ही दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे ही अकेले सुननी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ काबू में नहीं आ रही थी। कुछ चीख कर मुझे भला बुरा कह रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी कि काश अरविंद के पिता होते तो इतनी जल्दी हिम्मत न हारती। लोगों के ताने और इसने अकेली ही सुनती रही। अरविंद बड़ा था। अरविंद से एक छोटी बहन थी जो कि कॉलेज में पढ़ती थी।
सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरविंद को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि पता नहीं शायद अरविंद पागल है, कोई कह रहा था लगता है वह दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतना ज़्यादा डर गई। जितनी हूँ उतनी बातें थी, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल बातें पता नहीं होती तो वह खुद ही कहानियाँ बना लेते हैं। खुद की बनाई कहानियाँ, उल्टी सीधी कहानियाँ सच से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन समस्या तो यह थी कि सच में मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्या था कि सुहाग रात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती थीं। उस लड़की ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा हो सकता है उसने अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं बताया था। सच जानने के लिए मैंने उसके घर में फ़ोन कर दिया, भले ही वह हमसे रिश्ता ख़त्म कर ले, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने उनका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। फोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा अब कैसी तबीयत है आपकी। उनकी बेटी मेरी आवाज़ सुनते ही भड़क गई थी और उसकी माँ भी भड़क गई। और मेरी आवाज़ सुनकर लड़की की माँ, मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है, खबरदार जो आपने आगे फ़ोन किया। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नियां उससे डरकर भाग जाती थी। अरविंद की बात करूँ तो अरविंद बहुत सीधा साधा बच्चा था, बचपन से ही कम बोलता था, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी हरकत नहीं थी जो अब नॉर्मल होती है। अरविंद मेरी पहली संतान थी, लेकिन हमारे इतने लाड प्यार देने के बाद भी वह बिगड़ा नहीं। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था। वह कहता था मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। अच्छी ब्रांडेड चीज़ें पहनना उसे बहुत पसंद थी और पढ़ाई में भी वह बहुत अच्छा था। नौकरी भी उसने टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन श्रुति को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर आता। खर्च के लिए पैसे भी देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे कि मैं कहती कि गलत संगति में पड़ गया है। कोई नशा भी नहीं करता था। बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। यह सब उसके अच्छे दोस्त ही थे जो बाहर विदेश में रहा करते थे। कभी कभी उसके फ़ोन पर बात होती थी। मुझे भी अपने दोस्तों से बातें करवाता था। कभी कभी मुझसे कहता मम्मी क्यों ना श्रुति की शादी इसी से करवा दे। कभी कभी मुझसे कहता मम्मी क्यों ना श्रुति की शादी इसी से करवा दे। बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब नॉर्मल ही था, लेकिन यह जो बार बार हुआ था यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी। ऐसा क्या करता था कि उसकी पत्नियां उससे भाग जाती थीं। दिन धीरे धीरे आगे सरकते गए। अरविंद थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी सरकतें आ गई थी। अरविंद अब घर में थोड़ी बहुत बातें करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि अरविंद की तीसरी शादी करवाऊं और ऐसी लड़की से करवाऊं जो मुझे बताए कि आखिर सुहाग रात के कमरे में अरविंद ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। अरविंद की दोनों पत्नियों से तलाक हो चुकी थी। यह भी चाहती थी कि यह जो बहू आए मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर न जाए। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं यह अच्छी तरीके से जानती थी कि तलाक का दब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती है। हाँ, बहुत सोच विचार के बाद ही इस नतीजे पर पहुंची थी कि मैं अरविंद की एक शादीशुदा औरत से शादी करवाऊंगी जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी होगी। वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की भी मिल गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठीक ही थी। दुबली पतली और सामान्य से नाक नक्शे की थी। दुबली पतली और सामान्य के नाक नक्शे की लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय के लिए ही रही थी, फिर वह छोड़कर चली गई।
थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो चुके थे। मैंने अरविंद को लड़की की फोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला मुझे शादी नहीं करनी है, ये आम सी शक्ल सूरत की लड़की, मुझे इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। अरविंद की बात सुनकर मैंने उससे डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ, इस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, उन हरकतों के चलते तुम्हारी कभी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक मामला सोचती हूँ कि कब तक मैं बैठी रहूँगी और तेरा ध्यान रखूँगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ तू अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी आंखों में आंसू देखकर अरविंद चुप हो गया। शादी के लिए रजामंदी कर दी और उठकर अपने कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं अरविंद के दिल में भी चोर जरूर था। वह मुझसे नजरें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था कि सच जानकर रहूँगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार लड़की को अपने भरोसे पर ले जाऊंगी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि उसकी पत्नियां डरकर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी, उसे भरोसा दिलाऊंगी कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो मुझे बताए, मैं उस समस्या का समाधान करूंगी। मगर इस बार शादी का प्लान बहुत सादगी से करने का था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से अरविंद की शादी कर दी। लड़की का नाम रश्मि था। वह बहुत प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दे, भाई को भाई के हाल पर छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि हो सकता है कि तुम्हारे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे समझना हमारा फर्ज है। खैर शादी निपट गई थी। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही ऐसे मेहमान थे जो कि मेरे रिश्तेदार थे, बल्कि मेरे कुछ जाने वाले थे। मेरी कुछ सहेलियाँ बगैर थीं, उनके परिवार वाले थे। रश्मि को मैं अरविंद के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने रश्मि का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, रश्मि बेटा, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। रश्मि आश्चर्य से मुझे देखने लगी। भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है? मैंने रश्मि को समझाते हुए कहा, बेटा, अरविंद शादी के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है कि मेरा बेटा कुछ अजीब हरकतें करे, हो सकता है वो तुम्हें डराने की कोशिश करे, जिससे तुम डरकर उसे छोड़कर भाग जाओ। लेकिन बेटा, तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो तुम्हें मुझे बताना है। बस तुम्हें उससे घबराना या डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। रश्मि ने मेरी बातें सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई थी और रश्मि को आराम करने के लिए बोलकर बाहर चली गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, तो उसी हाल में सोफे पर लेट गई थी। श्रुति को मैंने उसके कमरे में भेज